डाइजेस्टिव सिस्टम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वनडे एग्जाम के लिए भी उसी प्रकार से फार्मेसी के लिए भी हर टाइप के लिए आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है। दैनिक जीवन में जीने के लिए डाउट क्लियर नहीं होता है तो आपकी फीस रिटर्न हो जाएगी। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले डाइजेशन क्या होता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। डाइजेशन है क्या चीज, तो लगभग लगभग सारे लोग को पता होगा कि डाइजेशन होता क्या है। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा जो है हम आपको बता देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी को एनर्जी देने वाला सिस्टम होता है, जिसमें मैं या हम या आप कुछ भी चीजें जब खाते हैं, जब कुछ चीजें हम खाते हैं उससे जो ग्लूकोज मिलता है, जो एनर्जी मिलती है, उसी को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। कितनी बात समझ में आई? हमको चलने के लिए कहीं टहलने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, पढ़ने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है, उसे वो जो जहां से मिलती है वो एनर्जी, उसी को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसके कुछ पार्ट होते हैं जिसको हम जो है आपको पूरा स्ट्रक्चर नुमा आपको बताए हैं विथ नाम। अगर डाइजेशन सिस्टम आपको पढ़ना है तो आप, अगर डाइजेशन सिस्टम पढ़ना है, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को जान जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को जान जाते हैं, तो आपको जो है बहुत बड़ी उपलब्धि मिलती है। आपको पूरा समझ लीजिए कि सारी चीजें एकदम विजुअल दिखाई देने लगती हैं कि क्या आप कर रहे हैं, क्या खाते हैं, किस तरह से डाइजेशन होता है, क्या चीज खाएंगे स्वस्थ रहेंगे, क्या चीज खाएंगे तो ज्यादा दिन तक लाइफ सिक्योर रहेगी, और हमारा प्रोटीन कहाँ से टूटता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट कहाँ से टूटता है, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीजें आती हैं, ये सारी चीजें। चलिए टाइम ना लॉस करते हुए मैं आपको आगे की क्लास बताता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है जो भी डाइजेशन होता है बॉडी में। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो पीले रंग का आपको दिख रहा है, एक ग्लैंड होती है, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मंडिबुलर ग्लैंड और पैराटोइड ग्लैंड। ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड के पार्ट हैं, ध्यान दीजिएगा। ये तीनों जो हैं सर सलाइवरी। कुछ दिख नहीं रहा मेरे में। सर तुम्हारा जी नेटवर्क वीक होगा, फिर से डिस्कनेक्ट करिए, फिर से ज्वाइन करिए। और किसी फोन में किस तरह प्रॉब्लम है? आप नेटवर्क में जाइए, सही हो जाएगा। देखिए जो डाइजेशन होता है, जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, हमारे माउथ से यानी हमारे मुंह से शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे हम कुछ भी चीज मुंह में डालते हैं, उसे चबाना शुरू करते हैं, उसका उसे तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो वहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है कि मुंह में किस चीज का डाइजेशन होता है। तो आपको बताना है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह में होने लगता है, हो जाता है। ये ठीक है। और मुंह के डाइजेशन का जो विथिन हेल्प है, जो हेल्प दे करते हैं, वो तीन ग्लैंड है, सब लिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और पैराटॉइड ग्लैंड। ये तीन ग्लैंड जो होती हैं, ये तीन ग्लैंड आपकी सलेवरी ग्लैंड की पार्ट हैं। दो छोटी छोटी ग्लैंड एक पीले रंग की आपको दिख रही हैं यहाँ है, और एक बड़े रंग की यहाँ ए वाली ग्लैंड है। ठीक है, इसे पैराटोइड ग्लैंड कहते हैं। ये तीन ग्लैंड हो गई, और इसमें
पहली चीज 3 ग्लैंड हो गई, तीनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट का जो है माल्टोज, यानी माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। माल्टोज एंजाइम इसमें पाया जाता है जो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। यहाँ आपकी सलेवरी ग्लैंड वर्क करती हैं जो ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। दूसरी, अब माउथ हो गया। अब देखिए कल हमने बताया था कि जो आपको रेशे की कलर दिख रहा है ना, ये आपकी ट्रेकिया है। यहाँ से आपका लंग्स ऐसे जुड़ा होता है, इसे में एल्विली रहते थे, ब्रोंकाई रहता था, तो ये सारी चीजें रहती थी। तो यहाँ आपका लंग्स है, इसको मैंने कल बता दिया था, आज इसमें नहीं ऐड किया हूँ। तो ये जो रेसे कलर है इसको जानिएगा। ये जो आपका आसमानी कलर की पाइप दिख रही है इसे फूड पाइप कहते हैं, जिसका नाम है ईसोफेगस, जिसका नाम है ईसोफेगस, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें डाइजेशन किसी भी प्रकार का नहीं होता। इसका सिर्फ काम है कि मुंह में बना भोजन, मुंह में जो भोजन बनता है जिसे हम बोकस कहते हैं, बोकस कहते हैं, क्या कहते हैं, बोकस कहते हैं, वो जो है इस ईसोफेगस के माध्यम से आपके स्टमक तक आना, स्टमक तक आना सिर्फ एक पाइप का काम करता है, स्टमक और माउथ को जोड़ने का काम करता है। इसमें किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है जहां पर डाइजेशन नहीं होता है, तो ईसोफेगस क्या हो जाएगा, ईसोफेगस हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ईसोफेगस होगा। इसको ध्यान दीजिएगा। हमने दो चीज पढ़ा, एक माउथ दूसरा ईसोफेगस। अब ईसोफेगस और माउथ के बीच में एक वाल्व होता है, जहां हमने गलत का निशान लगाया है, ये वाल्व होता है जो ट्रैकिया यानी कि वॉइस बॉक्स, जहां से आवाज आती है और जहां से भोजन जाता है, दोनों को एक ही वाल्व दोनों को बंद करता है। जब हम बोलते हैं उस समय आपका ट्रेकिया जो है खुल जाता है, जब हम लोग खाते हैं तो उस समय इसोफेगस खुल जाता है। इस वाल को एटिगोटिस कहते हैं, एटिगोटिस कहते हैं, इस वाल को एटिगोटिस कहते हैं, जो वाल बंद होता और खुलता है। इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, इधर सलेवरी ग्लैंड हो गई, मैंडुकुलर में ग्लैंड हो गई, यहाँ पर पैरोटोइड ग्लैंड जो हुई, पैरोटोइड ग्लैंड में 3 एंजाइम पाए जाते हैं, जिसको हमने पहले बता दिया कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। और ये देखिएगा माउथ की ये बड़ी ग्लैंड होती है, पैराटोइड ग्लैंड जो होती है बड़ी ग्लैंड होती है। इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। टाइलिन एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, फिर माल्टोज को ग्लूकोज में आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड जो है, ये दोनों मिलकर के माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देते हैं। हमने जो है पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट को हमने पढ़ा, एक माउथ यानी माउथ मतलब सलेवरी ग्लैंड, और दूसरा इसोफेगस। अब मैं तीसरी चीज पे आता हूँ, स्टमक पे। अब मैं तीसरी चीज आपको बताऊंगा स्टमक क्या है। देखिए स्टमक में डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर स्टोर होता है और कुछ चीजों का डाइजेशन होता है। और विथ देखिए डाइजेशन वाले जो पार्ट हैं, आपके माउथ हो गए, स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गए, ये आपके डाइजेशन के पार्ट हैं। और आपके डाइजेशन के पार्ट लीवर भी है, पेनक्रियाज भी है, ठीक है, और अपेंडिक्स भी है। लेकिन ये लोग जो है, इनका सलाइवरी ग्लैंड भी है, लेकिन ये जो है हेल्प करते हैं डाइजेशन का, ध्यान दीजिएगा, विथ हेल्प द डाइजेशन, और डाइजेशन वर्क एट द डाइजेशन, जो वर्क कर रहे हैं डाइजेशन पर वो आपके हैं सलाइवरी ग्लैंड है, यानी माउथ है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल स्टमक है। और जो हेल्प करते हैं वो ग्लैंड्स हो गई, सलाइवरी ग्लैंड हो गई, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो, इतनी चीज। अब मैं आपको स्टमक के बारे में बताता हूँ। स्टमक के बारे में कई लोगों को पता होगा कि स्टमक में एसिड वगैरह बनती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है जो HCl से सुरक्षा करती है। यहाँ से एक क्वेश्चन होता है कि पेट में जब HCl बनता है तो कौन सी लेयर होती है जो
प्रोटेक्ट करती है। नहीं पेट जो है तेजाब है तो HCl भाई तेजाब है तो उसके क्या होगा, वो काट देना चाहिए, अल्सर हो जाना चाहिए। ठीक है, हो भी जाता है कभी कभी। ठीक है, पेप्टिक अल्सर का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, उस तरीके से जब एसिड ज्यादा बनता है तो एसिडिटी हो जाती है। ये आपका पेट है, पेट में जब भी भोजन जाएगा तो यहाँ पे स्टोर होएगा, 2 से 3 घंटे तक स्टोर रहता है। उसके बाद इसमें अच्छे से HCl वगैरह मिल जाता है, बाइल जूस वगैरह मिल जाता है, जो विद द हेल्प ऑफ लीवर और पेनक्रियाज के माध्यम से गाल ब्लेडर में इकट्ठा होता है। गाल ब्लेडर से थोड़ा थोड़ा जैसे नीड होती है, ये पेट के भोजन में ऐसे मिलता रहता है और घुलता रहता है। एक काम हो गया स्टमक का। इस स्टमक से पहले मैं आपको लीवर बताना चाहूंगा। लीवर एक जो है, लीवर को हिंदी नाम यकृत होता है। यकृत सबसे बड़ी ग्लैंड मानी जाती है, जो कि जिसका वजन 1.5 kg यानी 1500 ग्राम के आसपास होता है। ये स्टमक के दाहिनी तरफ अपर पार्ट में पाया जाता है। देखिएगा, ये आपका स्टमक है और यहाँ पे ये आपका लीवर है। इसका वजन 1.5 किलोग्राम के आसपास होता है, यकृत होता है। ये जो है यूरिन का फॉर्मेशन करता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। प्लस ये जो है आपके बिलिरुबिन जो होता है, उसको जो है उसकी साफ सफाई का काम करता है। बिलिरुबिन को ज्यादा नहीं होने देता है। जब लीवर में दिक्कत होती है बिलिरुबिन बढ़ जाता है। बिलिरुबिन मतलब एक ब्लड में मिलने वाला पीला पदार्थ, पीला पदार्थ है जिसकी मात्रा बढ़ जाने से हम लोग कहते हैं पीलिया हो गई है। ठीक है, बिलिरुबिन की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं हम लोग पीलिया हो गई है। तो ये लीवर का कुछ होता है। तो लीवर के बारे में इतना आपको जानना जरूरी है। लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ये 1200 से 1500 ग्राम की होती है। इसमें टू लोब होते हैं, लेफ्ट राइट। ठीक है, राइट लोब जो है बड़ा होता है, लेफ्ट लोब छोटा होता है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो यकृत है, लीवर है, लीवर से संबंधित मैंने बताया था हिपैटिक, हिमेटो हिपैटो हेपा सेल, हिपैटिक सेल से बना होता है। हिपैटोमेगाली वगैरह बताया था। हेपा शब्द लीवर से रिलेटेड है। आज मैं तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ। तो हिपैटिक सेल से लीवर किससे बनता है, फिर पूछा गया क्वेश्चन है। हिपैटिक सेल से बनता है लीवर, हिपैटिक सेल से बनता है, इसको ध्यान दीजिएगा। और यही लीवर के पास ही गाल ब्लेडर पाया जाता है, जो पेनक्रियाज से अटैच रहता है। एक पत्ती के आकार का होता है जिसमें बाइल जूस इकट्ठा रहता है। बाइल जूस जो होता है इकट्ठा रहता है, जो जरूरत पड़ने पर स्टमक में मिलता है। इतनी चीज आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं पेनक्रियाज पर। देखिए, पेनक्रियाज ये मिश्रित ग्लैंड है। पेनक्रियाज क्या है, मिश्रित ग्लैंड है। पेनक्रियाज मिश्रित ग्लैंड है। क्यों मिश्रित ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये पेनक्रियाज जो है ये हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज करती है। पेनक्रियाज जो है दोनों मिश्रित ग्लैंड है, ये हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज करती है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सा हार्मोन और कौन कौन सा एंजाइम रिलीज करती है। ये एल्फा बीटा सेल इसी से है, एल्फा बीटा सेल इसी से रिलेटेड है। जो एल्फा सेल यानी ग्लूकोज को ग्लूकोज को काम करती है हमारे बॉडी में। और बीटा सेल जो इंसुलिन को प्रोवाइड करती है, जो ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, जिससे हमको डायबिटीज नहीं होती है। ये इसी का काम है। ये इसका रोल सबसे ज्यादा है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, दूसरी चीज लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसकी कुल लंबाई 5 फीट होती है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 18 फीट होती है। अब ध्यान दीजिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलम, एनस।
यानी रेक्टम, ये आपका रेक्टम है, जिसके हम लोअर लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ये अपर लार्ज इंटेस्टाइन यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग के नाम से जानते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है। और सीकम जो होता है, सीकम हो गया, कोलम है ये पूरा पार्ट, और कोलम में लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलम, रेक्टम, ये 3 पार्ट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। ये लास्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट एब्जॉर्प्शन होता है कोलम में, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरी चीज है स्मॉल इंटेस्टाइन है। देखिए ये जो स्टमक है, स्टमक से जो इस इंटेस्टाइन जुड़ी हुई है, ये आपको सी आकार की दिख रही है, एस आकार की मिला करके, इसी को हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, डेडिनम, जेजिनम, इलियम। डेडिनम, जेजिनम, इलियम, इलियम। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट जुड़ा होता है, तो आपको याद रखना है डेडुनम। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कई बार कि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट जुड़ा होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो पीले रंग का आपको पार्ट दिख रहा है, इसे कहेंगे डेडिनम। डेडिनम, डेडिनम जो होता है ये सबसे नजदीकी पार्ट होता है स्टमक का। यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि इस स्टमक से कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट जुड़ा होता है, तो आपको बोलना है डेडिनम। दूसरा क्वेश्चन कहाँ से बनता है, दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पेन बदल ले रहे हैं, यहाँ से ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ से जो ये सी आकार का आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं जेजिनम। क्या कहते हैं, जेजिनम कहते हैं। ठीक है, जेजिनम कहते हैं। आपको यहाँ जेजिनम से एक क्वेश्चन पूछता है कि जेजिनम किस आकार का होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सी तरफ से दिख रही है, यहाँ से जुड़ी है डेडिनम, यहाँ तक है, यहाँ से आपको जेजिनम दिख रही है। ये लास्ट पार्ट जहां से लार्ज स्टेटाइन जुड़ी हुई है, अपेंडिस है, यहाँ पर इसे आपको कहते हैं इलियम। तो ये जो आपको देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि जेजिनम किस किस आकार की होती है। तो आपको इंग्लिश की सी दिख रही होगी, अंग्रेजी की सी दिख रही होगी, इंग्लिश में ABC वाला, तो आपको सी दिख रहा होगा। ऑप्शन में आता है CSYB, 4 ऑप्शन देगा, आपको सी लिखना है। जेजिनम किस आकार का होता है, सी आकार का होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो जो क्वेश्चन बनता है मैं उसको आपको सभी बता दे रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, तो आपका जेजिनम से यानी स्मॉल पहले पूछता था कि पहले शुरू शुरू में पूछता था 2021-22 में, 22 में पूछता था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, फिर ऑप्शन देने लगा 1 2 3। तो जब उसको बच्चे सॉल्व करने लगे अब वो थोड़ा एडवांस कर दिया, फिर पूछने लगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट के नाम लिखो और बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखो। ठीक है, थोड़ा एडवांस किया। किसी को पता नहीं होता कि डेडिनम पहले आता है, जेजिनम कैसे आता है, एलियम। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले डेडिनम आता है, उसके बाद जेजिनम आता है, फिर एलियम आता है। इसको ध्यान दीजिए, क्रम है। ठीक है, तो उसी तरह से पूछने लगा फिर स्टमक से यानी पेट से कौन स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट जो है सटा रहता है, चिपका रहता है, तो आपको बताना है डेडिनम। आपको पूछ लेता है कि जेजिनम किस आकार की होती है, किस साइज की होती है, तो आपको बोलना है सी साइज। और इसमें जो तीसरा क्वेश्चन बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये बोलता है कि लार्ज इंटेस्टाइन का स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट से जुड़ा होता है, तो आपको बताना है इलियम। क्या बताना है, इलियम बताना है।
इलियम बताना है, इसको ध्यान दीजिएगा। लार्ज इंटेस्टाइन का स्मॉल इंटेस्टाइन से जो पार्ट जुड़ा होता है उसे हम इलियम कहते हैं। ये देखिए, ये अपेंडिक्स है जो इस समय बेस्ट आर्गन है, मतलब खराब आर्गन है। खराब का मतलब है बॉडी में यूजलेस है। ये पहले हमारे जब पूर्वज रहते थे, ठीक है, जो बंदर की तरह रहते थे, पेड़ पौधे की पत्तियों को खाते थे, घास फूस खाते थे, उस समय इसका अपेंडिक्स का बहुत बड़ा रोल होता था। ये सेलुलोज को गलाने का, उसके डाइजेशन में इसमें बैक्टीरिया होते हैं छोटे छोटे, जो कि कच्ची चीज खाते हैं, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, जो कच्ची चीज अभी तो हम लोग खाते नहीं है, ठीक है, पिज्जा बर्गर टिकिया चाउमीन ढूंढते हैं, लेकिन पहले वो जो दाल को भिगोते थे, मिर्च वगैरह काट के उसको खाते थे, चना भिगोते थे उसको खाते थे, ठीक है। तो उन सबके डाइजेशन में जो सेलुलोज जहाँ पाया जाता है, जिसकी सेल हैवी होती है, उसके डाइजेशन में अपेंडिक्स काम करती है, जो इस समय यूजलेस है, इसका कोई काम नहीं है। कई लोग के अपेंडिक्स ऑपरेशन करके निकलवा दी जाती है, और बहुत सारी समस्याएं होती हैं अपेंडिक्स में, जो है अगर हम लोग इस समय सही से वर्क भी नहीं करती। सही चीज तो ये है, क्योंकि हमने इसकी आदत को हमने हटा दिया है। इसकी जो आदत थी कि हमको कच्ची चीज खाना है, उसमें जो बैक्टीरिया जाएंगे उसको किल करेंगे, उसको पकाएंगे, उसका डाइजेशन सही करेंगे, ये सारी चीजें जो इस सबको क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। ये पहली चीज हो गई अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को जान जाइएगा, ये यूजलेस प्रोडक्ट है, यूजलेस आर्गन है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, ये जो अपेंडिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये अपेंडिक्स जो है ये पूछता है कि अपेंडिक्स किस पार्ट है, किसका पार्ट है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन आपको दिख रही है, इस लार्ज इंटेस्टाइन की जो बचा हुआ भाग है, देखिए यहाँ से लेकर के अब एनस तक जो है आपके लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ तक एनस तक आपके लार्ज इंटेस्टाइन है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बहुत पहले 2021-20 में पूछता था कि लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है, स्मॉल की लंबाई। अब एडवांस हो गए हैं, एडवांस टीचर हो गए हैं, एडवांस बच्चे हो गए हैं, इसलिए एडवांस क्वेश्चन आने लगे हैं। ध्यान दीजिएगा। तो समस्या क्या यहाँ से बनती है, ये अपेंडिक्स से एक क्वेश्चन बनता है कि अपेंडिक्स किसका पार्ट है। ऑप्शन दे देगा आपको, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, स्टमक। तो आपको बताना है कि लार्ज इंटेस्टाइन का अपेंडिक्स किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। इतना ध्यान दीजिएगा। दूसरा, अगर और एडवांस पूछेगा तो पूछ सकता है अपेंडिक्स अपेंडिक्स में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो आपको बताना है सेलुलोज का एब्जॉर्प्शन होता है। सेलुलोज को पचाने का काम करता है, सेलुलोज को पचाने का काम कौन करता है, अपेंडिक्स करता है, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये आपको ध्यान देना है कि अपेंडिक्स जो है लार्ज इंटेस्टाइन का बचा हुआ पार्ट है। जैसे कि हम लोग कोई काम करते हैं, मान लो घर बनवा रहे हैं, कुछ बनवा रहे होते हैं, तो कोई चीज देखिए जो मसाला नीचे गिर जाता है वही बेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो तो वही चीज है। जो जैसे जब बन रही थी, लार्ज इंटेस्टाइन बन रही थी, तो इसमें थोड़ी सी ऐसे नोक जैसे निकल गई, तो ये बचा हुआ बेस्ट आर्गन है, इसीलिए इसका वर्क इस समय नहीं है। हमारे पूर्वजों में इसका वर्क था, इसको ध्यान दीजिएगा। अपेंडिक्स हो गई। उसके बाद मैं आपको बताऊं, जब लास्ट डाइजेशन जो हो जाता है, लास्ट डाइजेशन होने के बाद, लास्ट डाइजेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, जो वाटर रहेगा, जो कि देखिए जो बना हुआ है कोलम, जो काइन बना हुआ है, अब ध्यान दीजिएगा, जो काइन बना हुआ है, अभी तक बोलस बना था। जब मुंह में हम कोई चीज, जैसे जब भोजन या रोटी चबाते हैं, जो उसका लिक्विड सेमी सॉलिड प्रोडक्ट होता है उसे बोलस कहते हैं, जब मुंह में रहता है। वही इसोफेगस के माध्यम से और स्टमक के माध्यम से अगर हमारे इंटेस्टाइन में आ जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाए वही भोजन, तो काइन कहलाता है। क्या कहलाता है, काइन। काइन से काई समझ लीजिएगा। काई का मतलब है जब किसी पाइप में पानी बहुत दिन तक भरा रहता है तो काई बन जाता है। तो ये जो आपकी ट्यूब है यानी लार्ज इंटेस्टाइन है, एक प्रकार से समझ लीजिए कि आपकी एक ट्यूब पड़ी हुई है, और इसमें जब भी आपका बोकस रहता है वो काइन में कन्वर्ट हो जाता है। इस काइन में सेमी सॉलिड प्रोडक्ट में वाटर भी होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो जो वाटर होता है उसका एब्जॉर्प्शन है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, जो कोलन होता है वो वहां वो वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेता है, और जो बचा हुआ बेस्ट प्रोडक्ट होता है वो आपके रेक्टम में स्टोर हो जाता है, रेक्टम में स्टोर हो जाता है। और सुबह हम लोग एनस के माध्यम से उसको स्क्रिट आउट कर देते हैं, बॉडी से बाहर जो है उसको बाहर कर देते हैं।
ये डाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जो न्यूट्रिएंट होता है उसका डाइजेशन कहाँ होता है, उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। तो जो न्यूट्रिएंट होता है उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। न्यूट्रिएशन का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और और जो वाटर होता है, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है? कोलन में होता है। और ध्यान दीजिएगा जेजुनम में होता है। अगर और एडवांस क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में होता है, तो आपको बताना है जेजुनम में होता है। कहाँ होता है? जेजुनम में होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा सबसे बड़ा पार्ट है, तो आपको वही चीज बस लिखना है। क्या लिखना है? जेजुनम। और कुछ नोट है इसको ध्यान दीजिए, उसके बाद मैं पेनक्रियाज बताऊंगा आपको। और देखिए स्ट्रक्चर जो है आप वो गूगल से निकाल लीजिएगा, चाहे तो यहीं से बना लीजिएगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर आपको मुंह जुबानी रखना चाहिए। अपनी शरीर, आंख बंद करो, अपने मुंह से अपने एनस तक, अपने स्टमक तक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सारी चीजों को आप जो है महसूस कर सकते हैं। सॉरी, अब आप लोग की क्लास हम जो है अपने क्लिनिक से लेते हैं, थोड़ा बीच बीच में डिस्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग भागा मत करिए, ठीक है। अब 18 लोग से 13 लोग हो गए, ठीक है। 2 मिनट अगर हम बोलना बंद कर देते हैं तो आप लोग भाग जाते हो, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ अपनी क्लिनिक से आप लोग की क्लास लेते हैं तो थोड़ा बीच बीच में आते रहते हैं पेशेंट वगैरह, देखना पड़ता है। इसलिए हमने 8 बजे क्लास रखता हूँ कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो देखिए इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है, बाकी से आपको सारी चीजें हमने बता ही दिया। बोलस क्या होता है? जब आपके मुंह में जो खाना रहता है, जब मुंह में चबा करके उसको तोड़ करके जो जो आपका सेमी सॉलिड प्रोडक्ट होता है, ऐसा कर लो आप काजू खा रहे हैं, जब मुंह में टूट फूट के एकदम उसमें सलाइवरी ग्लैंड यानी सलाइवा वगैरह लग करके जो बन जाता है उसे बोलस कहते हैं। और यही बोलस स्टमक से होते हुए जब इंटेस्टाइन में आ जाता है, कहाँ जाता है? इंटेस्टाइन में आ जाता है तो काइन कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगता है? काइन कहलाने लगता है। बिलुब्रिन क्या है? बिलिवरिन जो होता है लीवर का हेपेटिक सेल में पाया जाता है, जो कि जो है ये अपने पास लीवर अपने पास स्टोर करता है। जब लीवर कम वर्क करता है तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड में बिलिवरिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो जिसे हम लोग कहते हैं कि इनको पीलिया हो गई। क्या हो गई है? पीलिया हो गई। जो बिलिवरिन होती है ध्यान दीजिएगा, वो जो है फैट प्रोटीन वगैरह को, प्रोटीन और फैट को जो है तोड़ नहीं पाती है। इसीलिए डॉक्टर रोकता है कि आपको तेल मसाला वाली चीजें नहीं खानी है, यानी तेल फैटी चीजें नहीं खानी है, क्योंकि उस समय बिलोब्रिन आपका खुद ही डैमेज है, वो सही से वर्क नहीं कर पा रहा है। अगर उसी में आप और फैटी चीज लेंगे तो आपको ज्यादा समस्या होगी, लीवर पर ज्यादा वर्कलोड पड़ेगा, ठीक है। ये सब देखिए साइंटिफिक रीजन होता है। हल्दी ना खाइए, तेल ना खाइए, ठीक है। तो यहाँ से रोका जाता है कि आपको प्रोटीन और फैट नहीं लेना है। बात समझ रहे हो? और लीवर लीवर ही जो है सिंथेसाइज करता है हिपैरिन को। किसको? हिपैरिन को सिंथेसाइज करता है, जो कि इसका काम क्या है? ब्लड क्लॉट को रोकना। क्या काम है इसका? ब्लड क्लॉट को रोकना, ब्लड क्लॉट को रोकना, ठीक है, क्लॉटिंग को रोकना। कहाँ? बॉडी के अंदर। और इसी का वर्क है कि आपको चोट लग जाती है तो यही इसी की वजह से जो है
ये ब्लड का थक्का भी बनाता है, ध्यान दीजिए। हिपैरिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हीमोफीलिया हो जाता है, ब्लड बहने लगता है तो रुकता नहीं है हिपैरिन की कमी से। आता हूँ मेन टॉपिक पैनक्रियाज, जिसका हमने वादा किया था कि अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए पैनक्रियाज जो है 3 एंजाइम देती है आपको और 3 हार्मोन देती है। इसको हार्मोन कहते हैं और इसको एंजाइम कहते हैं। एंजाइम कौन कौन सा है? ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज किसका है? पैनक्रियाज का है। बार बार बोलिए, याद हो जाएगा, बार बार बोलिए, याद हो जाएगा। हार्मोन कौन कौन सा देता है? एल्फा सेल से, बीटा सेल से, सोमेटोस्टेटिन जो आपका एंटी क्लॉक होता है, ठीक है। इसको छोड़िए, इंपॉर्टेंट कम है। एल्फा बीटा रट डालिए। बीटा सेल इंसुलिन, बीटा सेल इंसुलिन, बीटा सेल इंसुलिन, इंसुलिन आपका हार्मोन है। एल्फा सेल ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, ग्लूकोज का कंट्रोल करना। एल्फा सेल ग्लूकोज को रिलीज करती है, जो आप जैसे हम लोग जो खा के रखे रहते हैं, स्टोर करके रखे रहते हैं, उसको ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है एल्फा सेल। कौन? एल्फा सेल। बीटा सेल जो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है उसको जो है बॉडी तक पहुंचाने का, यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम इंसुलिन कहता है। कौन करता है? इंसुलिन करता है। इंसुलिन ही है जो हमको डायबिटीज से बचाता है। इंसुलिन जो है, इंसुलिन डायबिटीज से बताता है। और डायबिटीज में क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, उसे हम डायबिटीज कहते हैं। इंसुलिन जो होता है वही ग्लूकोज को ले करके हर सेल के पास सेट कर देता है, यही आपका जो है इंसुलिन कहलाता है। तो ठीक है, इंसुलिन दो, डायबिटीज दो होता है। एक नॉन डिपेंडेंट इंसुलिन डायबिटीज और एक होता है डिपेंडेंट इंसुलिन डायबिटीज, जो कि ये बीटा सेल के डैमेज होने से होता है। और एक होता है कि बीटा सेल से इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। एक इंसुलिन बन रहा है, काम नहीं कर रहा है, दूसरा इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, बीटा सेल जिसका डैमेज हो जाएगा इंसुलिन नहीं बनेगा। तो दोनों होता है। बीटा सेल वाला जो है लगभग बच्चों में होता है 15 साल के अंदर। इसको डायबिटीज पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ जानते रहिए कि इंसुलिन का वर्क क्या है। इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड से सेल तक पहुंचाता है, और ग्लूकोज एल्फा सेल क्या करता है? ग्लाइकोजन से जो स्टोर किया था लीवर सभी के पास, जब जरूरत पड़ती है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसको मैंने बताया था क्लास में। जब आप जिस दिन व्रत वगैरह रहते हैं, ऐसा नहीं आप बिना खाए जी रहे हैं, जो आपके ग्लाइकोजन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुई है, जितने भी सेल के पास एनर्जी रखी हुई है, उन सबको खींच के ले आता है कि आज हमको आज हमारे पेट में खाना नहीं आया, आज हमको एनर्जी नहीं मिली, चलो सब लोग हमारा हेल्प करो। तो सब ग्लाइकोजन को पकड़ के ले आता है और ग्लूकोज में तोड़ करके हमको एनर्जी देता है। तो हम एक दिन व्रत रहते हैं, बहुत खुश होते हैं कि आज हमने बिना खाए जी लिया। लेकिन बिना खाए नहीं जिया, आपने जो रखा था स्टोर करके उसको चुरा के ले आया एल्फा सेल, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपको जिंदा रखा। इसको ध्यान दीजिएगा, इतनी चीजें हैं। तो ये पैनक्रियाज का कुछ इंपॉर्टेंट रोल है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। आपको यही स्ट्रक्चर, यही चीजें याद कर लेना है, इसी को पॉइंट टू पॉइंट लिख देना है। डगर डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ से ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, छोटा सा मैं छोटी चीजें बताऊंगा आपको कि जो जब तोड़ते हैं हम माउथ में किसी भी चीज को तोड़ते हैं तो किसके माध्यम से तोड़ते हैं? विद द हेल्प ऑफ टीथ, दांतों के माध्यम से किसी भी चीज को तोड़ते हैं। तो दांतों के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक है। जो टीथ होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। पहले एक बार आप लोग ये बता दीजिएगा, किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्टमक में, पैनक्रियाज में, लीवर में, इसोफागस में और माउथ में किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी एंजाइम ना समझ में आया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप बताइए एक बार हमको। चाहे बोलिए क्लास में, चाहे आप जो है कमेंट कर दीजिए, हम उसको देख लेंगे। वैसे हमारे हिसाब से डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वनडे एग्जाम प्लस डी फार्मा दोनों लेवल से मिला करके हमने क्वेश्चन बनवाया है। और यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, इससे अंदर से, इससे बाहर से क्वेश्चन आ नहीं सकता, इसके अंदर ही रह जाएगा। देखिए टीथ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो टीथ है ये प्राइमरी होता है, जिसे हम दूध का दांत कहते हैं। क्या कहते हैं?
दूध का दांत कहते हैं जो कि 12 से 15 साल की एज में टूट जाता है। सेकेंडरी दांत कहते हैं जो जिसे हम परमानेंट दांत कहते हैं। परमानेंट दांत कहते हैं एज के बाद से उगना शुरू होता है और इसकी संख्या 32 होती है। इसकी संख्या जो है कम ही रहती है, 20 के आसपास, 20-22 के आसपास रहती है। ठीक है, तो यहाँ से आपके दांत टूट जाते हैं। ये दांत लगभग 28 साल, 28 से 30 साल तक, 30 साल की एज तक उगते रहते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ फार्मूले होते हैं, इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि जो प्राइमरी के फार्मूले होते हैं, जो आपके प्राइमरी के फार्मूले होते हैं, उसमें उसमें 2102। और जो सेकेंडरी के, जो जिसे हम अस्थाई या परमानेंट दांत कहते हैं, उसकी जो संख्या होती है उसे हम कहते हैं 2123। ठीक है, इंसीजर, कैनिन, मोलर, प्रीमोलर। ठीक है, 4 टाइप के दांत पाए जाते हैं, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, 2 दांत जो होते हैं मोलर के जो है इसमें अस्थाई वाले, अस्थाई वाले में, जिसे दूध का दांत कहते हैं, उसमें नहीं पाए जाते हैं। इसलिए इसलिए जो दूध का दांत होता है, जो प्राइमरी होता है, उसका फार्मूला होता है 2102। और जो अस्थाई दांत होता है उसका होता है 2123। 2123। 4 टाइप के दांत होते हैं, कौन कौन? सीजर, कैनिन, कैनिन सीजर, प्रीमोलर, मोलर। जो सीजर होता है वो नोक की तरह होता है, कैंची की तरह होता है। कैनिन जो होता है वो आपका काटने वाला होता है। सीजर जो है मांसाहारी के लिए जो है ज्यादातर उस तरीके से पाया जाता है, लांग लांग तरीके से। ठीक है, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। तो दांत वाला भी आएगा भी। इसको मैंने इसलिए बताया कि जैसे आप मुंह में जब तोड़ेंगे किसी भी प्रोडक्ट को, तो वो जो है किसके माध्यम से तोड़ते हैं, तो दांतों के माध्यम से तोड़ते हैं। दांत 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी का फार्मूला याद कर लीजिएगा और सेकेंडरी का फार्मूला याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और आपका यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। टीथ से पहले तो टाइप वगैरह पूछता था कितने टाइप का होता है, लेकिन अब इस समय केवल फार्मूला पूछता है बस। और ये पूछता है कि प्राइमरी का फार्मूला बताइए, सेकेंडरी का। ये भी नहीं पूछेगा टीथ का फार्मूला बताइए, पूछ लेगा कि प्राइमरी का फार्मूला, टीथ का फार्मूला कितना होता है, सेकेंडरी का टीथ का फार्मूला। तो 2 चीज इसमें से याद करना है आपको, टीथ और डाइजेस्टिव सिस्टम में जितना हमने चीजें बताया उसी को आपको कहिए। तो मैं सिस्टम, सिस्टम का मतलब जो चीज मैंने बोला है वही कहिए दिखाऊं, या जो चीज मैंने बोला है उसको आप हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा। 2 तरीके से आप काम कर सकते हैं, नहीं तो इसकी पीडीएफ जो है अभी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें गैस्ट्रिक वगैरह है। एक चीज और जान जान लीजिए थोड़ा सा, कि जैसे जो हमारा स्टमक होता है, इस गैस का नाम सुने हम लोग, जो स्टमक होता है, स्टमक में गैस कैसे बनती है, तो केमिस्ट्री में बताया था हमने। ठीक है, यहाँ से आपका डेडुनम जुड़ी हुई है। ठीक है, सी आकार का है, जेजनम है, उसके बाद एलियम। तो ये आपका स्टमक है। स्टमक में देखिए जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, किसकी? एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हमको एसिडिटी होती है। क्या होती है? एसिडिटी होती है। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कच्ची ढकार आ रही है, मन मतलब गले में जलन हो रही है, उसे कहते हैं एसिडिटी। ठीक है, तो एसिडिटी बढ़ जाती है जब आपकी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए एसिड जो होता है जो गाल ब्लेडर में स्टोर रहता है, जिसे बाइल जूस के नाम से जानते हैं, गाल ब्लेडर में स्टोर रहता है। ठीक है, और पेनक्रियाज के माध्यम से बनता है। ठीक है, जो सोमेटोस्टेटिन था ना, उन सब का रोल रहता है। ठीक है, तो गाल ब्लेडर में स्टोर रहता है जिससे जरूरत होती है। जैसे हमने फैटी चीज पाया,
फैटी चीज खाया, उस चीज को जो है, उस चीज को गलाने के लिए, उस चीज के पाचन के लिए जितनी जरूरत होती है उतना ये दे देता है। ठीक है, पतली सी पाइप लगी होती है, वो आ जाता है स्टमक में उतनी चीजें। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी एसिडिटी हो जाता है। अब तो कुछ लोग के दिमाग में आ रहा है सर जी एसिडिटी हो जाएगी, इसकी दवा का नाम बता देते तो बड़ा अच्छा होता। तो ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप लोग गैस की दवा खाते हैं, जैसे पीपीटी, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है, पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, H2 ब्लॉकर, H2 ब्लॉकर, हम तो भाई अपने मेडिकल की भाषा में जानते हैं कि पीपीआई क्या होता है, H2 ब्लॉकर क्या होता है, पीपीटी क्या होता है। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको बताऊंगा जो पीपीआई होता है, जिसको हम पेंटाप्राजोल के नाम से जानते हैं, रेवेंटाजोल के नाम से जानते हैं, जिसकी आम भाषा डीएसआर के नाम से जानते हैं, ये सब आपके पीपीआई हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां से एसिड आ रही है किसी भी स्टमक में, काइम को यानी बोलस को गलाने के लिए जो भी चीजें आ रही हैं उसी को ब्लॉक कर देना, एपीपीआई होता है। एस टू रिसेप्टर जहां से एसिड रिलीज हो रहा है, एस टू रिसेप्टर को ब्लॉक कर देने वाली ड्रग, जैसे रेनेटिडिन, सेमनेटिडिन तो बंद हो गई है ना, उसका साइड इफेक्ट ज्यादा था। रेनेटिडिन एसी लाख के नाम से चलती है, एसी लाख 150, 300, इन सब चीजों से चलती है। इसको ध्यान दीजिएगा, बात समझिएगा। ये आपकी एच टू रिसेप्टर की ड्रग होती है, पीपीआई होती है, डीएसआर जितनी होती है पीपीआई होती है, एसिलाक जो होती है H2 ब्लॉकर होती है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, जो H2 के सेक्रेशन को बंद करती है। केमिस्ट्री मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा अभी फिर से बता दूंगा। ठीक है, आप लोग नोट्स में एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें हैं और क्या चीजें बताया हूँ, और ये सारी चीजें आप जब दवा देखेंगे तब आपको याद आएगा हाँ क्या चीजें हैं। एक चीज और इसमें हमको लगता है छूट रहा है, जिसमें ट्रिप्सिन, हाँ ये चीज देखिए, इसको आप लोग ने नहीं बताया। ठीक है, जो ये ट्रिप्सिन होता है ये प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, किसको, प्रोटीन को, किसको, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। लाइपेज फैट को, लाइपेज किसको ब्रेक डाउन करता है, फैट को, और एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट को, किसको, कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट नहीं पूछा गया है, लाइपेज ट्रिप्सिन पूछ सकता है, लाइपेज और ट्रिप्सिन पूछ सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, टायरोसिन वाला ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन एक कई बार पूछा गया है, एक बार हमको भी मिला था कि ट्रिप्सिन किसको ब्रेक डाउन करता है, तो आपको बताना है प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, यहाँ से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास होता है एक क्लास में, इसमें लिखना कुछ नहीं है, समझना बहुत कुछ है। ठीक है, जो चीजें बताए यही क्वेश्चन बनेगा, एक बार इसको, इस आवाज को सुन लीजिएगा आपके दिमाग में, ये आवाज हमेशा गूंजनी चाहिए कि लीवर कितने वजन का होता है, लीवर का वर्क क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट कितने हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट कितने हैं, इसोफेगस क्या होता है। ठीक है, माउथ में किस चीज का डाइजेशन होता है, माउथ में कौन सी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड का वर्क क्या है, एनस क्या होता है, रेक्टम क्या होता है, जल का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, पेनक्रियास से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, पेनक्रियास से कौन से एंजाइम निकलता है। जितनी चीज मैं बोल रहा हूँ इतनी स्पीड में आपको ये सब सपने में आनी चाहिए सारी चीजें। तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन अगर छूट जाएगा तो आप हमको बताइएगा। जितना चीज बोला हूँ इतने को आपको एकदम से रट लेना है बस, उसके अलावा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी चीजें कहीं से कुछ अलग से ऐड नहीं करना है, इतना ध्यान दीजिए।